तो गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे, जैसा कि पिछला क्लास में बताए थे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और आज हम बात करेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर क्या है, तीनों में अंतर क्या है, तीनों में अंतर क्या है, हम यही बात करने वाले हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है। बड़ा ही बेहतरीन क्लास है आज का भी, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। तो बहादुर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव एवं गैस तीनों होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव एवं गैस तीनों होते हैं। पहला पॉइंट है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव एवं गैस तीनों होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव एवं गैस तीनों होते हैं। यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों होता है। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस होता है। तो यहां पर आप लोगों को समझना होगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव और गैस है। अनुचुंबकीय पदार्थ भी ठोस, द्रव, गैस है। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस है, केवल ठोस है। एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए कौन सा कथन सत्य है। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है यह केवल द्रव होता है, यह केवल गैस होता है, यह द्रव एवं गैस नहीं होता है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन यह केवल द्रव होता है, दूसरा ऑप्शन यह केवल गैस होता है, तीसरा ऑप्शन द्रव एवं गैस नहीं होता है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर बच्चे जो है इनमें से कोई नहीं टिक करते हैं। अधिकतर बच्चे कोई नहीं टिक करते हैं। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा द्रव एवं गैस नहीं होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ द्रव एवं गैस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस होता है। इसका मतलब हुआ कि द्रव एवं गैस नहीं होता है। दूसरा, आपको याद होगा, हम आपको बताए थे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ की जो परिभाषा हमने दिया था वो केमिस्ट्री के अनुसार परिभाषा दिया था। जो हमने परिभाषा दिया था वो केमिस्ट्री के अनुसार परिभाषा दिया था। अब हम जो बात करेंगे फिजिक्स के अनुसार, हम ये भी बोले थे कि फिजिक्स के अनुसार परिभाषा हम आपको जरूर बताएंगे। फिजिक्स के अनुसार परिभाषा हम आपको जरूर बताएंगे। फिजिक्स के अनुसार परिभाषा इसका क्या होता है, ऐसा हमने आपको बताया था। तो अब बात करने वाले हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो केवल विकर्षण होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो विकर्षण होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो आकर्षण होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो आकर्षण होता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो प्रबल आकर्षण होता है, यानी बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। फिर से एक बार, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो विकर्षण होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो आकर्षण होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो प्रबल आकर्षण होता है। याद रखिएगा, प्रबल आकर्षण होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि आपसे पूछ देगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो वह चुंबकीय पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर, वह चुंबकीय पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर विकर्षण होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। वह चुंबकीय पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर आकर्षण होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और वह चुंबकीय पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर प्रबल आकर्षण होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तीसरा पॉइंट है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर क्षेत्र के लंबवत सजता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर क्षेत्र के लंबवत सजता है।
अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर क्षेत्र की दिशा में सजने की चेष्टा करता है, क्षेत्र के समानांतर सजने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर लंबवत सजता है। अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर क्षेत्र के समानांतर सजने की चेष्टा करता है और लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर क्षेत्र के समानांतर सजता है। लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर क्षेत्र के समानांतर सजता है। अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर क्षेत्र के समानांतर सजने की चेष्टा करता है और प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर क्षेत्र के लंबवत सजता है। चौथा पॉइंट है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा कमजोर होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा कमजोर होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा शक्तिशाली होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा शक्तिशाली होता है और लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा प्रबल शक्तिशाली होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा कमजोर होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा शक्तिशाली होता है और लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा प्रबल शक्तिशाली होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा प्रबल शक्तिशाली होता है। अब आप देखने की कोशिश करिएगा, हम दो चुंबकीय पदार्थ का कंडीशन का डायग्राम बना रहे हैं। दो चुंबकीय पदार्थ के कंडीशन का डायग्राम बना रहे हैं। एक आपका ये हुआ, दूसरा आपका ये है। दूसरा आपका चुंबकीय पदार्थ ये है। आपको बताना है कि इसमें से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। दो डायग्राम बनाया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। बताना तो है ही, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इसका कारण क्या है, आखिर क्यों। यदि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो क्यों है और ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो क्यों है। तो इसका आंसर समझ लीजिए बहादुर कि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्यों है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्यों है, क्योंकि इसके अंदर में जो चुंबकीय बल रेखा है वो दूर दूर है, विरल है। और चुंबकीय क्षेत्र, जब चुंबकीय बल रेखा जब विरल होता है तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। इसके अंदर में चुंबकीय बल रेखा दूर दूर है मतलब विरल है, मतलब अंदर में चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है। अंदर में चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है और बाहर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है। इसका मतलब यह प्रतिचुंबकीय है। यहाँ देखिए, अंदर में चुंबकीय बल रेखा सघन है, अंदर में चुंबकीय बल रेखा सघन है मतलब अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है, बाहर चुंबकीय बल रेखा दूर दूर है, विरल है मतलब बाहर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है। तो अंदर में चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है मतलब अनुचुंबकीय है, इसमें अंदर में चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है मतलब प्रतिचुंबकीय है। इसके बाद कहता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता धनात्मक लेकिन 1 से कम होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता धनात्मक लेकिन 1 से कम होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता धनात्मक लेकिन 1 से कुछ अधिक होता है। प्रतिचुंबकीय में चुंबकशीलता धनात्मक होता है लेकिन 1 से कम होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकशीलता धनात्मक होता है लेकिन 1 से कुछ अधिक होता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकशीलता धनात्मक होता है और 1 से बहुत अधिक होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकशीलता धनात्मक होता है लेकिन 1 से बहुत अधिक होता है। अब इसी में एक प्रश्न एग्जाम में पूछा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कौन है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कौन है। ऑप्शन है म्यू ग्रेटर देन 1, म्यू ग्रेटर देन 1, म्यू लेस देन 1, म्यू लेस देन 1। इसमें 4 ऑप्शन है
और चारों ऑप्शन में कहता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता इसमें से कौन है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता इसमें से कौन है? तो बहादुर सेकंड नंबर वाला। चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होती है, इसीलिए सेकंड नंबर इसका आंसर होगा। अगला पॉइंट है चुंबकीय प्रवृत्ति। कह रहा है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक एवं 1 से कम होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक एवं 1 से कम होती है। अणु चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक लेकिन 1 से कम होती है। अणु चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक लेकिन 1 से कम होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक लेकिन 1 से बहुत अधिक होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक लेकिन 1 से कम। अणु चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक लेकिन 1 से कम। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और 1 से बहुत अधिक होती है। अगला पॉइंट है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान बदलने से नहीं बदलता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान बदलने से नहीं बदलता है। अणु चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अणु चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अणु चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बदलने से नहीं बदलता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के साथ जटिल रूप से बदलता है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के साथ जटिल रूप से बदलता है। अगला पॉइंट है प्रति चुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करता है। क्यूरी नियम, प्रति चुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करता है। अणु चुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करता है। अणु चुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करता है और लौह चुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन जटिल रूप से करता है। मतलब सीधा सीधा नहीं करता है, जटिल रूप से करता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करता है। अणु चुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करता है और लौह चुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन जटिल रूप से करता है। अगला पॉइंट है प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी बिंदु, प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी बिंदु नहीं होता है। अणु चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी बिंदु निश्चित नहीं होता है लेकिन निश्चित नहीं होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय क्यूरी बिंदु निश्चित होता है। फिर से एक बार, प्रति चुंबकीय पदार्थ के क्यूरी बिंदु नहीं होता है। अणु चुंबकीय पदार्थ के क्यूरी बिंदु होता है लेकिन निश्चित नहीं होता है और लौह चुंबकीय पदार्थ के क्यूरी बिंदु निश्चित होता है। इस प्रकार हमारा प्रति चुंबकीय पदार्थ, अणु चुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट हो गया। प्रति चुंबकीय पदार्थ, अणु चुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट हो गया, लेकिन अंतर के साथ साथ 4 क्वेश्चन भी छोड़ गया। अंतर तो स्पष्ट हुआ लेकिन यहाँ 4 क्वेश्चन छोड़ गया। पहला, चुंबकशीलता क्या है। दूसरा, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है। तीसरा, क्यूरी नियम क्या है, क्यूरी नियम क्या है। और चौथा, क्यूरी बिंदु क्या है। फिर से एक बार, हमारे पास 4 क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से मिले। चुंबकशीलता क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, क्यूरी नियम क्या है, क्यूरी बिंदु क्या है। हम बारी बारी से चारों के बारे में जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबको अभी हम आपको बताने वाले हैं कि अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या अंतर है। अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या अंतर है। तो अस्थायी चुंबक में जिस पदार्थ का इस्तेमाल होता है उसकी धारणशीलता और निग्राहिता। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या अंतर है। तो अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बनता है उसकी धारणशीलता और निग्राहिता दोनों उच्च होती है। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बनता है उसकी धारणशीलता और निग्राहिता दोनों उच्च होता है और विद्युत चुंबक जिस पदार्थ का बनता है उसकी धारणशीलता और निग्राहिता दोनों कम होता है। विद्युत चुंबक जिस पदार्थ का बनता है उसकी धारणशीलता और निग्राहिता दोनों कम होता है। अस्थायी चुंबक के ध्रुव आपस में बदल नहीं सकते। अस्थायी चुंबक के ध्रुव को आप नहीं बदल सकते, लेकिन विद्युत चुंबक के ध्रुव को हम बदल सकते हैं। जब धारा की दिशा बदलेंगे तो उसके ध्रुव बदल जाएगा। अस्थायी चुंबक के ध्रुव आप नहीं बदल सकते, लेकिन विद्युत चुंबक के ध्रुव बदल सकते हैं।
अस्थायी चुंबक को विचुंबकृत आसानी से नहीं किया जा सकता, लेकिन विद्युत चुंबक को विचुंबकृत का मतलब होता है चुंबकीय गुण नष्ट करना। तो अस्थायी चुंबक के चुंबकीय गुण आसानी से नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन विद्युत चुंबक के चुंबकीय गुण जब तक धारा बहाइएगा तब तक रहेगा, और धारा बहाना बंद कर दीजिएगा चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा, विचुंबकृत हो जाएगा। अस्थायी चुंबक को विचुंबकृत आसानी से नहीं किया सकता है, लेकिन विद्युत चुंबक को विचुंबकृत आसानी से किया जा सकता है। अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहे का इस्तेमाल होता है और विद्युत चुंबक बनाने में इस्पात का इस्तेमाल होता है। अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहे का इस्तेमाल होता है और विद्युत चुंबक बनाने में इस्पात का इस्तेमाल होता है। एक प्रश्न यहाँ पूछता है कि अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहे का इस्तेमाल और विद्युत चुंबक बनाने में इस्पात का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहे का इस्तेमाल और विद्युत चुंबक बनाने में इस्पात का इस्तेमाल क्यों होता है? तो बहादुर, इस्पात का चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक और धारणशीलता कम होती है। इस्पात का चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक और धारणशीलता कम होती है, जबकि नरम लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति कम लेकिन धारणशीलता बहुत अधिक होती है। नरम लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति कम लेकिन धारणशीलता बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि इस्पात का इस्तेमाल विद्युत चुंबक बनाने में और नरम लोहे का इस्तेमाल अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है, क्योंकि अस्थायी चुंबक में धारणशीलता अधिक होनी चाहिए, तो नरम लोहे की धारणशीलता उच्च होती है और चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है, और विद्युत चुंबक बनाने में चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होनी चाहिए और धारणशीलता कम होनी चाहिए। इसलिए इस्पात का धारणशीलता कम है और चुंबकीय प्रवृत्ति ज़्यादा है, इसलिए इस्पात का इस्तेमाल विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। और नरम लोहे का धारणशीलता अधिक है और चुंबकीय प्रवृत्ति कम है, इसलिए इसका इस्तेमाल अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। यह रहा हमारा अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबक पदार्थ में अंतर, और अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहे का इस्तेमाल और विद्युत चुंबक बनाने में इस्पात का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या चीज़ है? चुंबकीय प्रवृत्ति को कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चुंबकीय प्रवृत्ति को कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने नेचर। चुंबकीय प्रवृत्ति किसी चुंबकीय पदार्थ की वह गुण होता है, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति वह गुण होता है जिसके आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि कोई पदार्थ कितना सुगमता से चुंबकत्व प्राप्त करेगा, कोई भी पदार्थ कितना जल्दी चुंबकत्व प्राप्त करेगा। यह डिपेंड करता है चुंबकीय प्रवृत्ति पर। जिसका चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होगा वो जल्दी चुंबकत्व प्राप्त करेगा, और जिसके चुंबकीय प्रवृत्ति कम होगा वो देर से चुंबकत्व प्राप्त करेगा। इसीलिए विद्युत चुंबक को बनाने के लिए इस्पात का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जैसे धारा बहाएंगे वो तुरंत चुंबकत्व प्राप्त करेगा। जैसे ही धारा बहाएंगे चुंबकत्व तुरंत प्राप्त करेगा, और धारा बंद कर देंगे चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। तो कह रहा है कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? तो किसी भी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण, किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कोई पदार्थ कितना सुगमता से चुंबकत्व प्राप्त करता है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति वह गुण होता है जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कोई पदार्थ कितनी सुगमता से चुंबकत्व प्राप्त करता है। जिस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है वह आसानी से चुंबकत्व प्राप्त करता है, और जिस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है वह देर से, जटिलता से चुंबकत्व प्राप्त करता है। बहादुर, चुंबकत्व एक अदिश राशि, चुंबकीय प्रवृत्ति एक अदिश राशि है, इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति एक अदिश राशि है, इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। इसे काई द्वारा सूचित किया जाता है। काई, चुंबकीय प्रवृत्ति को काई द्वारा सूचित किया जाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति को काई द्वारा सूचित किया जाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक एवं बीमा नहीं होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक एवं बीमा नहीं होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति निर्वात का शून्य होता है। निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो शून्य होता है। निर्वात का चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होता है। निर्वात का चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होता है। ये रहा आपका, हम बात कर रहे हैं चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में। चुंबकीय प्रवृत्ति किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण होता है
चुंबकीय प्रवृत्ति किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण होता है जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कोई पदार्थ कितना आसानी से, कितनी सुगमता से चुंबकत्व प्राप्त करेगा। कोई पदार्थ कितनी आसानी से, कितनी सुगमता से चुंबकत्व प्राप्त करेगा, चुंबकीय प्रवृत्ति वही होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन कितना आसानी से चुंबकत्व प्राप्त करेगा। जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है वह जल्दी चुंबकत्व प्राप्त करता है, और जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है वो देर से चुंबकत्व प्राप्त करता है। चुंबकीय प्रवृत्ति एक अदिश राशि है, इसका कोई मात्रक और विमा नहीं होता है। इसे काई द्वारा सूचित किया जाता है, और निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। अब हम बात करते हैं क्यूरी नियम के बारे में। क्यूरी नियम क्या है? तो किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही क्यूरी नियम है। क्यूरी नियम कहता है कि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यूरी नियम क्या है? तो क्यूरी नियम के अनुसार किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस चीज़ को हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे। क्यूरी नियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब एक क्यूरी बिंदु है। क्यूरी बिंदु है। क्यूरी बिंदु क्या है? तो क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। तापमान का वह मान जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है वो क्यूरी बिंदु कहलाता है। क्यूरी बिंदु परम ताप का वह मान है, तापमान का वह मान है जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा। तो आज के हम इस क्लास में इतना ही रहने देंगे। धन्यवाद। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, सब लोग ध्यान दीजिएगा कि अब लाइव क्लास में आप लोग जो नाम लिखेंगे, जो यूज़र नेम आप लोग डालते हैं, आप पासवर्ड डालते हैं, तो यूज़र नेम अब आपका पूरा होगा। जैसे मेरा नाम है मनीष कुमार, 8 से 9 बैच में है और मेरा सीट नंबर 25 है। तो मनीष कुमार 8 से 9 25 ये मेरा पूरा यूज़र नेम होगा। अब जब नाम डालेंगे आप तो केवल मनीष कुमार डाल के मत छोड़िएगा। मनीष कुमार 8 से 9 25। जैसे कुछ लोग हम देखते हैं कि नाम के साथ साथ अपना जाति भी डालते हैं, तो जाति नहीं डालना है, नाम के साथ साथ बैच टाइम और सीट नंबर डालना है। जैसे रोहित कुमार 6 से 7 107, नाम के साथ साथ बैच टाइम और सीट नंबर उसी लाइन में डाल देना है पूरा। ये आपका पूरा नाम यूजर नेम होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक यूजर नेम होगा। ये ध्यान रखिएगा, यूजर नेम यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। सीट नंबर जो है कोचिंग के ऐप में प्रोफाइल में आपका दिया हुआ है। जिनको पता नहीं है, कोचिंग के ऐप में प्रोफाइल में आपका सीट नंबर दिया हुआ है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन है, जिनका भी 2500 रुपया जमा नहीं है, जिनका भी 2500 रुपया तक जमा नहीं है, उनको जो है हम अब आज रात में इनएक्टिव कर देंगे। जिनको भी 2500 रुपये जमा नहीं है फीस में, उनको हम आज रात में इनएक्टिव कर देंगे। वो अगले क्लास से फिर लाइव क्लास या ऐप के माध्यम में नहीं जुड़ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूरी समझिएगा। धन्यवाद।